तो हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज करंट कैप्सूल। और आज है 29 जुलाई बुधवार। तो आज के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख सुर्खियों को हम देखना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हम दैनिक जागरण अखबार के साथ में। गाइज, एचआरडी मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल सर्वाधिक पिछड़ गए हैं, जबकि गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। चलिए इस रिपोर्ट को हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ लेते हैं। गाइज, कोरोना काल में घर बैठे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की जो मुहिम है, इसमें केंद्र के साथ ज़्यादातर राज्यों का प्रदर्शन भी ठीक रहा है। हालांकि इस मुहिम में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य पिछड़ रहे हैं, जिनकी ओर से इस दिशा में सबसे कम प्रयास किए गए हैं। वहीं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। इन राज्यों ने बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए हुए हैं। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने को लेकर के राज्यों का यह रुझान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से डिजिटल एजुकेशन को लेकर जारी की गई रिपोर्ट में सामने आया है। इसमें 16 अलग अलग मापदंडों पर राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों को परखा गया है। मंत्रालय की ओर से यह जानकारी जून में ही सभी राज्यों व संघ शासित राज्यों से मांगी गई थी, जिसे अब जारी किया गया है। इस दौरान मंत्रालय ने भी ऑनलाइन शिक्षा को लेकर छेड़ी गई मुहिम में उठाए गए कदमों को भी साझा किया। साथ ही राज्यों की ओर से इस दिशा में उठाए गए कदमों को लेकर के संतोष जताया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात और छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में सबसे बेहतर काम किया है, जिन्होंने 16 मापदंडों में 15 पर काम किया हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड ने इनमें 14 गतिविधियों पर काम किया हुआ है। अब ये मापदंड कौन कौन से हैं, इन मापदंडों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों को घर में पढ़ाए जाने को लेकर के 16 से ज़्यादा मापदंड अपनाए गए। मंत्रालय ने राज्यों की सक्रियता का अंदाजा जिन 16 गतिविधियों के आधार पर लगाया है, उनमें डिजिटल क्लासरूम, आईसीटी लैब्स, ऑनलाइन प्रवेश, ई कंटेंट रिपोर्टरी, ई बुक्स, ऑफलाइन बुक्स, टेक्स्ट बुक, इंटरेक्टिव रिसोर्स, ऑनलाइन एजुकेशन टीवी, एजुकेशन रेडियो चैनल, वेब टीवी चैनल, ई लर्निंग पोर्टल, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, मोबाइल एप्लीकेशन, सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप, डिजिटल इनिशिएटिव फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है हमारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, जिसमें यह बताया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में गुजरात और छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड का प्रदर्शन भी काफ़ी संतोषजनक रहा है। और 16 में से गुजरात और छत्तीसगढ़ ने 15, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड ने 14 मापदंडों पर काम किया हुआ है। बात आई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में दो चीज़ें हैं, दो प्रोग्राम्स हैं जो शुरू किए हुए हैं। एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रोग्राम है जिसका नाम रखा गया मनोदर्पण। मनोदर्पण जो प्रोग्राम है, इस मनोदर्पण प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया जाएगा? मनोदर्पण प्रोग्राम के अंतर्गत छात्रों, अभिभावकों और साथ ही साथ शिक्षकों के तनाव को कम करने के लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई है मनोदर्पण प्रोग्राम के तहत। जबकि जो दूसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो दूसरा प्रोग्राम है मनोदर्पण के अलावा, एक तो प्रोग्राम है मनोदर्पण, और जो दूसरा इनका एक और भी प्रोग्राम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, जिसको कहा गया है स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, और दूसरा प्रोग्राम है मनोदर्पण। ये दो प्रोग्राम है जो हाल ही में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए। मिनिस्टर कौन है हमारे? वो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एचआरडी मिनिस्ट्री के। और मनोदर्पण और स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ही है। बात आ गई है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई 3-4 चीज़ों के बारे में भी याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यह है छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा एक दूसरी योजना है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना, यह भी छत्तीसगढ़ की ही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की दो योजनाएं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके अलावा गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है, इसी छत्तीसगढ़ का जो जसपुर है, जो छत्तीसगढ़ का जसपुर है, यहां पर क्या हो रहा है? भारत का दूसरा जो सर्पविष संग्रहण केंद्र है वो बनना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जसपुर में क्या हो रहा है? देश का दूसरा सर्पविष संग्रहण केंद्र बनना है। पहला कहां पर है? पहला है चेन्नई में, जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहां पर है पहला, और दूसरा बनना है अब छत्तीसगढ़ के जसपुर में। इसके अलावा अभी कल ही जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है जो देश के सर्वाधिक आकांक्षी जिले हैं उनके बारे में। तो वहां पर भी
छत्तीसगढ़ का एक जिला है जो क्या है, शीर्ष स्थान पर आया है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर हमारा है मेघालय, और तीसरे स्थान पर जो हमारा है वो है उत्तर प्रदेश। तो ये भी एक कल रिपोर्ट आई हुई है जिसमें क्या पता चला है नीति आयोग में कि जो सर्वाधिक आकांक्षी जिले हैं उनमें छत्तीसगढ़ के एक जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है उसने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है इस नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट्स में। अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो मित्र देशों को जो मदद पहुंचाने की भारत की मुहिम है ये रफ्तार पकड़ती जा रही है। सोमवार को भारत ने बांग्लादेश को 10 ट्रेन इंजन भेंट किए हुए हैं। इसके बाद में अब गुरुवार को भारत की मदद से मॉरिशस में तैयार सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या महत्व है इसका, तो हिंद महासागर में स्थित इस छोटे से देश का खास रणनीतिक महत्व है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतवंशी रहते हैं जिसकी वजह से भारत इसका खास ध्यान रखता है। भारत ने वर्ष 2016 में 35.3 करोड़ डॉलर की एक विशेष मदद मॉरिशस को देने की घोषणा की थी, जिससे 5 परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस में 4700 वर्ग मीटर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया है। इसके पहले अक्टूबर 2019 में पीएम मोदी ने मॉरिशस के मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया हुआ था। वहां पर मेट्रो का जो निर्माण है वो भी भारत की मदद से ही किया जा रहा है। इसके अलावा भारत वहां 100 बिस्तरों वाला एक ईएनटी अस्पताल भी बना रहा है। तो हिंद महासागर में जो मॉरिशस है इसकी एक खास भूमिका है, सामरिक महत्व है इसका। आप देख ही रहे हैं चीन किस प्रकार से छोटे छोटे देशों पर अपना कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में मॉरिशस जो भारत का एक मित्र राष्ट्र है, वहां पर क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जी जो है वो अब वहां के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जो भारत वहां पर कर रहा है। और एक खबर आपको यह भी याद रखनी है फॉलोअप में कि अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ट्रेन इंजन भी भेंट किए हुए हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें थी। एक थी कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश और बंगाल पिछड़ गए हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी बेहतर रहा है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिनका नाम था अमला शंकर, और इन अमला शंकर जी का भी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो गया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। और जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, इनको अब अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देख लेते हैं। तो कर्नाटक की बात फिर से एक बार आ गई। कर्नाटक के जो सरकारी स्कूल हैं यहाँ पर 7वीं कक्षा में अब टीपू सुल्तान पर पढ़ाई नहीं होगी। तो टीपू सुल्तान को अब सिलेबस से बाहर निकाल दिया गया है कर्नाटक के सरकारी स्कूल की कक्षा 7वीं की जो किताब है उससे। तो टीपू सुल्तान के बारे में हमें थोड़ा बहुत अब चूंकि चर्चा में चीज़ आ गई है, तो ये चीज़ हमें जो है मिडवेल इरा से बाद की जब चीज़ें आती हैं, जब हमें यहाँ पर पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलता है, फिर उन आंग्ल मैसूर युद्धों से जुड़ी हुई संधियाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मद्रास की संधि हो, मैसूर की संधि हो, चाहे श्रीरंगपट्टनम की संधि हो। तो उन चीज़ों पे ध्यान हमें देना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इस खबर को इन डिटेल देख लेते हैं। तो जो 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के विवादित शासक रहे टीपू सुल्तान पर कर्नाटक के सरकारी स्कूलों की कक्षा 7 में पढ़ा जा रहा अध्याय को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। हालांकि कक्षा 6 व कक्षा 10 में टीपू सुल्तान पर पढ़ाई जारी रहेगी। सरकार ने कोरोना संक्रमण की महामारी और एकेडमिक कैलेंडर में कार्य दिवसों की कटौती के मद्देनजर स्कूली पाठ्यक्रम में 30% कम करने का फैसला किया हुआ है। 7वीं कक्षा से टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाए जाने के निर्णय इसी सिलसिले में लिया गया। तो कोई खास ऐसी चीज नहीं है, ऐसी चीज, हालांकि टीपू सुल्तान को एक विवादित शासक माना जाता रहा है, लेकिन टीपू सुल्तान को यहाँ पर जो कोरोना पेंडेमिक है, कोरोना महामारी है, इसके दौरान जो पढ़ाई के कार्य दिवस कम हो गए, इस कारण सिलेबस से हटा दिया गया है। हालांकि टीपू सुल्तान पर विवाद काफी पुराना है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान पर विवाद काफी पुराना है। कांग्रेस ने जहां वर्ष 2015 में सत्ता में रहते हुए सरकारी स्तर पर भी टीपू सुल्तान जन्मोत्सव की शुरुआत की थी, वहीं पर भाजपा सरकार ने लौटने पर इसे बंद कर दिया। इतिहासकारों का एक वर्ग जहां टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से लड़ने वाला मैसूर का बहादुर शासक बताता है, वहीं पर कर्नाटक का एक बड़ा वर्ग उन्हें धार्मिक कट्टर बताता है। टीपू सुल्तान पर मंदिरों के शहर मेलकोटे में दीपावली के दिन मय्यम अयंगों की बेरहमी से हत्या व उनके जबरन धर्मांतरण का भी आरोप रहा है। तो टीपू सुल्तान एक विवादित शासक है कर्नाटक के राज्य के लिए, लेकिन टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है वो अब हटा दिया गया है। ऐसे में टीपू सुल्तान से जुड़े हुए जो भी प्रश्न बन सकते हैं और उसके पिता हैदर अली से जुड़े हुए जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हमें ध्यान रखना है। 1799 में अंतिम युद्ध लड़ते हुए फिर क्या हो गई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी।
आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस वर्ष जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है वो सोनम वांगचुक को मिलेगा। ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस खबर को हम थोड़ा सा इन डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड वैज्ञानिक शिक्षाविद सोनम वांगचुक को दिया जाएगा। वांगचुक को यह सम्मान उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक के अनुसार सोनम वांगचुक अपने स्वदेशी अभियान के जरिए लोकमान्य तिलक के विचारों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा एवं बहिष्कार जैसे सिद्धांतों को आगे बढ़ाया था। वर्ष 1966 में जन्मे सोनम वांगचुक आजकल चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर के चर्चा में है। इस विषय पर उनके बनाए गए वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में इस पद्धति में सुधार के लिए उन्होंने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एवं कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की हुई थी। इस संस्था के परिसर में रोशनी एवं भोजन को पकाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो जो सोनम वांगचुक हैं, इस साल का जो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है ये सोनम वांगचुक जी को मिलेगा। आगे अगर हम देखें तो हैदराबाद के निजाम की जो आखिरी संतान थी साहिबजादी बशीरुन्निसा बेगम, इनका निधन हो गया है। चलिए इस खबर को हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। हैदराबाद रियासत के जो अंतिम निजाम शासक थे मीर उस्मान अली खान, ये क्वेश्चन मुझे अभी हाल ही में देखने को मिला था और अब बहुत अच्छा हुआ कि ये एक जो इवेंट हमें यहाँ से फिर से वापस से इस चीज़ को रिवाइज करने का मौका मिल गया है। तो जो हमारा मैसूर हैदराबाद रियासत का अंतिम निजाम शासक कौन था, उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। ये नाम आप याद रखिएगा, मीर उस्मान अली खान, ठीक है, मीर उस्मान अली खान। और इनकी आखिरी जो जीवित संतान थी साहिबजादी बशीरुन्निसा बेगम, इनका निधन हो गया। यह 93 ईयर्स की थी, 93 साल की थी। मंगलवार को सुबह अपने आवास पुरानी हवेली में इन्होंने आखिरी सांसें ली। उनकी एक ही बेटी रशीदुन्निसा बेगम है। निजाम के पोते और निजाम का परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष नवाब नजफ अली खान ने कहा, परिवार के लिए यह एक बड़ा सदमा है। बशीरुन्निसा नवाब काजिम यार जंग से इनकी ब्याही गई थी और 1998 में काजिम की मौत हो गई थी। अपने समय में ये दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति रहे। मीर उस्मान अली खान का निधन 1967 में हो गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद में निजाम भारत में विलय होने से इनकार कर रहा था। वह स्वतंत्र रहना चाहता था या पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी और इसके बाद में 1948 में इस रियासत को भारत में मिला लिया गया था। इसके अलावा बॉलीवुड को गुजरे जमाने की एक जो मशहूर अभिनेत्री कुमकुम हैं, इनकी भी अभी डेथ हो गई है। इन्होंने प्यासा, मदर इंडिया, कोहिनूर ऐसी से 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया हुआ है। तो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री रही है कुमकुम, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऋषि कपूर और इरफान खान, दो डेथ्स इंपॉर्टेंट हुई हैं। और सुशांत सिंह राजपूत का भी जो डेथ है वो हो गई है आत्महत्या की वजह से। वो चीज़ अभी विवादित है और उस पर काफ़ी सारी जाँचें चल रही हैं और रोज़ लगातार लोगों से पूछताछ हो रही है। आगे बढ़ करके अगर हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण खबर है, हेलीपैड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है ऋषिकेश एम्स। गाइस अब क्या होगा कि जो ऋषिकेश एम्स है ये देश का ऐसा पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसके पास में खुद का अपना हेलीपैड है। एम्स के निदेशक जो प्रोफेसर रविकांत है उन्होंने बताया कि अभी तक जॉली ग्रांट या फिर जो IDPL के हेलीपैड हैं पर एयरलिफ्ट कर मरीजों को लाया जा रहा था। अब एम्स में ही एयर एम्बुलेंस लैंडिंग की सुविधा होने से जीवन रक्षा होने में जो विलंब था उसको कम किया जाएगा। तो जो हेलीपैड की सुविधा है ये ऋषिकेश एम्स में हो गई है और ये देश का अपने पहला हॉस्पिटल है जिसके पास में खुद का हेलीपैड होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप जहन में बना करके रखिएगा। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो एक और महत्वपूर्ण खबर है। यहाँ से बस सिर्फ मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो फ्रांस है वहाँ से राफेल आ रहा है। फ्रांस के साथ में हमने एक हैमर मिसाइल खरीदने का भी समझौता किया हुआ है। और जब रक्षा सौदों की बात आ रही है तो भारत रसिया से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद रहा है और चीन भी ये S-400 रक्षा प्रणाली खरीद रहा है। लेकिन चीन को क्या हुआ, रूस ने अभी मना कर दिया है कुछ समय के लिए S-400 प्रणाली पे उसमें डिले कर दिया है। चीन ने अभी हाल ही में अपना एक मंगल मिशन भी लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम इन्होंने रखा क्या है, वो रखा है इन्होंने तियानवेन फर्स्ट। और चीन में जो चेंगदू में अमेरिका का दूतावास था, वाणिज्यिक दूतावास, ये भी इन्होंने बंद कर दिया है चीन ने। ठीक है, तो ये कुछ चीन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हो गई। इसके अलावा अमेरिका की बात आई है तो जो ह्यूस्टन में चीन का वाणिज्यिक दूतावास था वो भी अमेरिका ने बंद कर दिया हुआ है। इसके अलावा जो UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने क्या किया है, उसने भी जापान से अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने रखा क्या है, वो रखा है होप। और जो भारत का IPL है वो भी कहाँ पर होगा, UAE में ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ करके देख लेते हैं। अब जो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आपको, जो फ्रांस से राफेल आ रहा है तो फ्रांस में वर्तमान में भारत के राजदूत कौन है, तो जो भारत के राजदूत हैं जावेद अशरफ, ये हैं इस समय वर्तमान में कहाँ राजदूत है, फ्रांस में। तो राफेल आ रहा है फ्रांस से और फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है, वो है जावेद अशरफ। और जो
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के जो हिलाल अहमद राथर हैं, ये इसको उड़ा करके लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा हरदोई के अभिषेक पांडे भी फ्रांस से राफेल को उड़ा करके लेकर के आ रहे हैं। तो बस आपको जावेद अशरफ का नाम याद रखना है, ये हैं फ्रांस में भारतीय राजदूत। आज है विश्व बाघ दिवस, ठीक है, तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है आज हम मना रहे हैं। इसके अलावा तो इससे जुड़ी हुई जो आज की खबरें हैं, काफ़ी कुछ अखबारों में छपा हुआ है। चलिए इन खबरों को हम एक इन डिटेल देखना स्टार्ट करते हैं। बाघों के संरक्षण में अब भारत क्या करेगा, दूसरे देशों की मदद करेगा। दुनिया के करीब 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं, जिनमें से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सहित कई देशों में प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई है। अगर हम भारत में बात करें तो जहां पर बाघ सर्वाधिक हैं, सर्वाधिक बाघ हैं भारत में मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में है 524 और उत्तराखंड में 442। तो जो टॉप 3 स्टेट्स की हम बात करें बाघों के मामले में, तो वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा एमपी, फिर हमारा कर्नाटक और फिर है हमारा उत्तराखंड, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड ये 3 स्टेट्स हैं। मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, कर्नाटक में 524 बाघ हैं और उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। कौन कौन से 13 देश हैं जिनमें भारत जो है बाघ संरक्षण के लिए मुहिम चलाएगा? उनमें बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, रशिया है, म्यांमार है, उत्तर कोरिया है, अफगानिस्तान है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है और श्रीलंका। तो ये 13 देश, 13 कंट्रीज हैं जहां पर बाघों के संरक्षण के लिए भारत मुहिम चलाएगा। भारत में अगर हम बात करें 3 टाइगर रिजर्व्स की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जहां पर 231 बाघ हैं, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही भारत में क्या हुआ था, बाघों के संरक्षण की शुरुआत हुई थी। आपको एक चीज और याद रखनी, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम कहते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, ठीक है। कैलाश सांखला क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। चलिए इस खबर को हम डिटेल से देख लेते हैं। बाघों के संरक्षण को लेकर के भारत अब दुनिया के देशों की भी मदद करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि जो हमारा NTCA है, यह फिलहाल दुनिया भर के 13 देशों में इसकी पहचान की है जहां पर मौजूदा समय में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन बेहतर संरक्षण के अभाव में इनकी संख्या काफी कम है। ऐसे में अब वह इन देशों को बाघों के संरक्षण को लेकर के तकनीकी और योजना दोनों मुहैया कराएगा। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ इसे लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को देश में बाघों की गणना की 2018 की विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए यह जानकारी दी हुई है। तो जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री है वो कौन है, वो है प्रकाश जावड़ेकर। और जो आज है, आज हम क्या मना रहे हैं, आज हम विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं। बाघों की गणना की प्रारंभिक रिपोर्ट पिछले साल ही आ चुकी है। इसे विश्व बाघ दिवस पर पीएम ने ट्वीट कर साझा किया था। इसमें देश में बाघों की संख्या में भारी बढ़ोतरी का पता चला था। फिलहाल 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाघों की कुल संख्या 2967 हो गई है। 2014 के मुकाबले 741 बाघों की वृद्धि हुई है। दुनिया भर में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। तो आज क्या है, आज है विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, ठीक है। दुनिया तो वैसे सिर्फ 2.5% भूमि ही, दुनिया की वैसे तो हमारे पास सिर्फ केवल 2.5% भूमि है, लेकिन जैव विविधता में हमारी हिस्सेदारी 8% है। तो आपको याद रखना है कि भारत जो दुनिया की जैव विविधता का 8% भारत में पाया जाता है। यह दर्शाता है कि प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हम कितने तत्पर हैं। हमारी सॉफ्ट पावर है जिसे बरकरार रखना है। तो 3-4 चीजें यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें राज्यों के हिसाब से तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। और 3 टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर। बांदीपुर है कर्नाटक में, नागरहोल भी है कर्नाटक में और जिम कॉर्बेट है हमारा उत्तराखंड में। आगे हम देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है, आसाम में। और यहां पर अभी 169 बड़े जो पशु हैं वो मर गए हैं बाढ़ के कारण, और इसी कारण ये जो काजीरंगा उद्यान है ये चर्चा में आ गया है। काजीरंगा है कहां पर, ये है हमारा असम में, ठीक है। तो काजीरंगा है हमारा असम में। और इसके बाद में अगर हम देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में 4 सुनहरे बाघों को लेकर के चिंता जता रहे हैं विशेषज्ञ। दोस्तों हुआ क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुनहरे बाघों की संख्या बढ़ गई है, जिस पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। क्या कहानी है पूरी की पूरी, आइए डिटेल में देखते हैं। विशेष उपजाति नहीं बल्कि यह आंतरिक प्रजनन के कारण इनका रंग सुनहरा हो गया है। दोस्तों हुआ क्या है कि भारत और विश्व में जहां पर भी बाघ पाए जाते हैं वहां प्राय गोल्डन टाइगर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन काजीरंगा में अब इनकी संख्या 4 हो गई है। इसे टैबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर भी कहा जाता है। इनकी तस्वीरें जिसने भी देखी हैं उनकी आंखें एक बार की इन पर ठहर सी गई। लेकिन हुआ क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के एक शोध अधिकारी रविंद्र शर्मा ने दैनिक जागरण को बताया कि गोल्डन टाइगर मिलना अच्छी बात नहीं है। यह हमारे लिए गर्व नहीं वरन चिंता का विषय है, क्योंकि गोल्डन टाइगर आंतरिक प्रजनन यानी कि जो इन ब्रीडिंग का परिणाम है। इन परिणाम बाघों के क्या हुआ है कि बाप बेटी या फिर भाई बहन की इन ब्रीडिंग के कारण ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं और इनका रंग सुनहरा हो रहा है। तो दोस्तों जो काजीरंगा उद्यान है यहाँ पर अभी गोल्डन टाइगर पाए गए हैं, और ये गोल्डन टाइगर कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि क्या है कि ये इन ब्रीडिंग के कारण इनका जो कलर है
वो जो है वो सुनहरा हो गया है, और ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऐसे में जो जो शोध अधिकारी हैं इनके, वो इसके लिए चिंता जता रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि मुझे जानकारी है कि 1970 से 80 के बीच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गोल्डन टाइगर दिखा था, परंतु इसके बाद कोई भी ऐसी खबर हमें नहीं मिली हुई थी। तो ये जो चीजें हैं ये इन्होंने बताया। इस समय जो काजीरंगा उद्यान है यहाँ पर बाघों की संख्या करीब करीब 190 के आसपास है। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सुनहरे बाघ पाए गए हैं, ये खबर आपको याद रखनी है। आगे अगर हम देखें तो राजस्थान के सियासी संग्राम पर उठे सवाल, लगातार ये चीज चल रही है, सब कुछ आप जानते हैं, बस एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको बताना था। संविधान का आर्टिकल है 163, आर्टिकल 163 रिलेट किससे करता है? ये करता है राज्यपाल से। ठीक है, अब राज्यपाल के संबंध में हुआ क्या है कि जो संविधान का अनुच्छेद 163 है, इसके अनुसार जो राज्यपाल है इसकी शक्तियां राष्ट्रपति से भी ज्यादा हैं। सामान्यतः तो वह राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, लेकिन कुछ अन्य मामलों में अपने विशेषाधिकारों के अनुसार कार्य कर सकता है। यदि इस पर कोई विवाद होता है कि किस विषय पर उसके विशेषाधिकार में है या फिर नहीं है, तो यह निर्णय भी वह अपने विशेषाधिकार के अनुसार ही करता है, जिस पर न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता है। राज्यपाल का रुख इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार को पूर्ण बहुमत है या नहीं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को 2 बार यह कहकर लौटा दिया कि आपदा प्रबंधन कानून लागू होने के कारण उसमें 3 बातों पर ध्यान रखा जाए। तो राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है, हम सभी लोग देख रहे हैं। रणथंभौर और सरिस्का वहां पर टाइगर रिजर्व्स हैं। तो जो राजस्थान का सियासी संग्राम है, अशोक गहलोत है वहां पर मुख्यमंत्री, है ना, और इसके अलावा जो कलराज मिश्र है वो है वहां पर राज्यपाल। तो वहां पर काफी सारी चीजें हैं जो बदल रही हैं, वर्तमान में सियासी संकट वहां पर बना हुआ है। ऐसे में जो राज्यपाल की भूमिका है उसकी काफी ज्यादा वहां पर महत्वपूर्ण हो गई है, और ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 है यह भी हमारे लिए रिलीवेंट हो गया है। आगे बढ़ करके देखें तो प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे पर्यावरण और वन मंत्री हैं केंद्रीय, इनका एक लेख छपा हुआ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समृद्ध जैव विविधता की गवाही देते बाघ, क्योंकि आज बाघ दिवस है, इस खबर में इन्होंने बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं। चलिए मैं इस खबर को आपको इन डिटेल बताना स्टार्ट करता हूं। दोस्तों भारत क्या है? भारत प्रकृति प्रेमी राष्ट्र है, और यहाँ पर बाघों की दुनिया का एक जो सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास है वो है। आज दुनिया भर में बाघों की आबादी का 70% हिस्सा जो है वो भारत में रहता है। एक एक डेटा को नोट करते चले जाइए, बिल्कुल एक एक डेटा को लिखते चले जाइए। तो जो भारत में आज भी दुनिया के बाघों की आबादी का करीब 70% हिस्सा रहता है। यहाँ आज बाघों की संख्या करीब 2967 है। यह देश के लिए बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ी सफलता है। बाघों की संख्या हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की अगुवाई करने के साथ ही भारत में सबसे अधिक जैव विविधता होने की प्रतीक भी है। हमारे पास दुनिया की पूरी धरती का महज 2.5% है। वर्षा जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है, लेकिन विश्व में जो देश है वहां पर विश्व की 16% मानव और मवेशी आबादी रहती है। दोनों के भोजन और पानी जमीन की जरूरत होती है। इसके बावजूद भी अब भारत के पास में विश्व की जैव विविधता का 8% हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में प्रकृति को जीवन का अंग मानते हैं और मानव अस्तित्व को जोड़ने का लोकाचार प्रचलित है हमारे यहाँ पे। तो देखिए जो हमारे पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारे पास लैंड का केवल 2.5% है पूरी दुनिया का। ठीक है, और जो जल संसाधन है वो केवल हमारे पास 4% है, और जो आबादी है और मानव मवेशी ये सब रहते हैं हमारे यहाँ पर 16%। और इतना सब होने के बावजूद भी दुनिया की जो 8% जैव विविधता है वो अकेले भारत में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो जैव विविधता को, ये जो नेचर है उसको अपने जीवन का अंग मानते हैं। बाघों के प्राकृतिक आवास में से 25,000 से अधिक कैमरों का जाल बिछाया गया। उनसे ली गई तस्वीरों के लिए हाल में भारत की नवीनतम बाघ गणना को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। अब अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि बाघ जो परियोजना है इसकी शुरुआत भारत में हुई थी 1973 में, और जब ये शुरुआत हुई थी तो ये सिर्फ 9 बाघ अभ्यारण्यों के साथ की गई थी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एकदम नोट करके रखिएगा। भारत में बाघ गणना की शुरुआत हुई थी, बाघ जो परियोजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में, और जब शुरू हुई थी तो केवल 9 बाघ अभ्यारण्य इसमें शामिल थे। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में क्या हुआ है कि भारत में 72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ में क्या हुआ है, करीब 50 बाघ अभ्यारण्य है भारत में। कुल मिलाकर के 50 बाघ अभ्यारण्य। शुरू हुआ था 9 बाघ अभ्यारण्यों के साथ में, लेकिन अब 50 बाघ अभ्यारण्य। इन सभी बाघ अभ्यारण्यों का स्वतंत्र प्रबंधन किया जाता है। नवीनतम आकलन से पता चला है कि 50 में से 21 बाघ अभ्यारण्यों को बहुत अच्छा और 17 को अच्छा और 12 को संतोषजनक के रूप में आंका गया, जबकि किसी को भी खराब का दर्जा नहीं दिया गया है। यह सफलता बाघ संरक्षण के व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों की वजह से मिली है। किसी दूसरे महत्वपूर्ण कारण के रूप में इस काम में बढ़ाई गई
चौकसी का उल्लेख किया जा सकता है। लेखक केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि जो भारत है, भारत देश में क्या है कि कुल मिलाकर के 2.4% ऑफ एरिया हमारे पास में है, और इसके अलावा जो दुनिया की 16% आबादी है और जो मवेशी हैं ये सब भारत में रहते हैं। जल संसाधन का केवल 4% हिस्सा में मिलता है। इसके बावजूद दुनिया की जो 8% जैव विविधता है वो हमारे पास में है, और हमने 20,000 से ज़्यादा कैमरे लगाए। उसके बाद में जो हमारी बाघों के गणना करने का तरीका रहा उसको गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड में स्थान वहाँ पे मिला हुआ है। और जब शुरू हुआ था 1973 में, बाघ जो संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू हुई थी, तब भारत में केवल 9 जो टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व थे, लेकिन अब कुल मिलाकर के बढ़ करके ये हो गए हैं 50। तो भारत में अब कुल मिलाकर के टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है 50। जब शुरू हुई थी तब थी 9। बाघ परियोजना की संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। आगे बढ़ते देख लेते हैं भारत में वन क्षेत्र बढ़ने से जगी उम्मीद। आज तो बिल्कुल एनवायरमेंट और इकोलॉजी की दृष्टि से ये जो आज के अखबार की सुर्खियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, यानी कि जो हमारा AFO है, इसने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि पिछले एक दशक में वन क्षेत्र बढ़ने के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। तो इंडिया तीसरे स्थान पर रही है जहां पर वन क्षेत्र बढ़ रहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 के मुताबिक भारत में हर साल वन क्षेत्र में 0.38% की बढ़ोतरी हो रही है। AFO की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में वन क्षेत्रफल बढ़ रहा है। निश्चित रूप से यह एक सुखद और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आस जगाने वाली खबर है। दुनिया भर में जिस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और इसके साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। AFO ने बताया है कि 1990 से हर 5 साल में वह मूल्यांकन जारी करता है। तो जो AFO है वो हर 5 साल में क्या करता है, अपना मूल्यांकन जारी करता है। इसमें सभी सदस्य देशों के वन, उनकी हालत और उनके प्रबंधन की रिपोर्ट का आकलन किया जाता है। 2010 से 2020 के दौरान जिन 10 देशों में वन क्षेत्र में औसतन बढ़ोतरी हुई है उनमें चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चिली, वियतनाम, तुर्की, अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया है। अपने प्रयासों के कारण भारत ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार सृजित किए हुए हैं। अब क्या हुआ है कि बहुत दिन नहीं हुए हैं जब भारत में वनों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, इसने 2019 में बताया था कि जो देश में पिछले 4 सालों में 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है। भारत के पास में 7,12,249 वर्ग किलोमीटर भूमि है और ये जो वनों से आच्छादित है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% हिस्सा है। तो देश का जो 21.67% हिस्सा है ये वन आच्छादित है, जबकि 33.3% होना चाहिए कुल मिलाकर के। अधिक जो औसत है विश्व का जो कहता है वो होना चाहिए 33.3% पर, लेकिन है कितना, 21.67% अभी है। 2017 में क्या कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये 21.54% था। तो 21.54% से जो देश का औसत है वो बढ़कर के 21.67% हो गया है। तो भारत में वन क्षेत्र क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। और इसके अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, तो भारत से आगे अगर हम देखें तो चीन है और ऑस्ट्रेलिया है, जिनके जहां पर क्या हुआ है, वनों के औसत क्षेत्रफल में, वनाच्छादित क्षेत्र में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये खबर भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। PM की प्रतिमा लगाने पर जापान खफा। इससे सिर्फ एक ही चीज मैं आपको यहां से बताना चाह रहा था, कंफर्ट वुमेन, एक शब्द है कंफर्ट वुमेन। UPSC बहुत पूछता है, हाल ही में रहा ये चर्चा में ये रहा शब्द, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों हुआ क्या है कि दक्षिण कोरिया का जो प्योंगचांग है वहां पर काउंटी में एक बॉटनिकल गार्डन में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिनकी ये तस्वीर है, और कंफर्ट वुमेन ये प्रतिमा दोनों देशों के लगाने के बाद में दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो बढ़ गया है। हुआ क्या है कि जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, इनको कंफर्ट वुमेन के सामने घुटने टेक करके बैठ करके माफी मांगते हुए दिखाया गया है। हुआ क्या था कि जापान के जो मुख्य कैबिनेट सचिव हैं योशिहिदे सुगा, इन्होंने नाराजगी जाहिर की और इसे अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन बताया है। हुआ क्या था, इसकी कहानी इसके पीछे की क्या थी कि बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में बड़ी संख्या में दक्षिण कोरियाई महिलाओं को सैन्य वेश्यालयों में वेश्यावृत्ति के लिए मजदूर किया गया था। इन्हें कंफर्ट वुमेन या फिर यौन दासी कहा जाता था। तो दोस्तों जो दक्षिण कोरिया है, यहाँ की महिलाओं को क्या हुआ था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बंदी बना लिया गया था, और बंदी बना करके क्या हुआ था कि इनको जापान में क्या हुआ था कि जापानी जो सैन्य वेश्यालय थे वहां पर इनको वेश्याव्रत के लिए मजबूर किया गया था, और इसीलिए इन्हें कंफर्ट वुमेन या फिर यौन दासी कहा जाता है, और उनके सामने इन्हें माफी मांगते हुए दिखाया गया। तो कंफर्ट वुमेन या फिर जो कंफर्ट वुमेन का मतलब है यौन दासी। आगे बढ़ते देख लेते हैं। अब जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर हमारे सामने आ गई है। भारत की जो अर्चना है ये क्या करेंगी, अब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह
देंगी। तो भारत की जलवायु कार्यकर्ता जो है वो संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूएन है, इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए इनको नामित किया हुआ है। इस समूह में वह युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए समाधान और दृष्टिकोण उपलब्ध कराएंगे। अर्चना सोरेंग विश्व के उन 6 युवा जलवायु नेताओं के साथ शामिल होगी जिन्हें गुटेरस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार के रूप में नामित किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि सोरेंग वकालत एवं अनुसंधान में अनुभवी हैं। वह जो स्वदेशी समुदायों में पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए काम कर रही हैं। सोरेंग ने कहा कि हमारे पूर्वज अपने पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं से युगों से जंगल एवं प्रकृति को बचा रहे हैं। अब हमारी बारी है कि हम जलवायु संकट से निपटने में अग्रिम मोर्चों पर काम करें। तो दोस्तों, जो भारत की अर्चना सोरेंग है, इनको क्या किया गया, जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र सलाह देने की जो युवाओं की परिषद है, उसमें संयुक्त राष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने शामिल करने के लिए इनके नाम का चयन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखें तो अब ब्राड @501, तो जो टेस्ट क्रिकेट है यहाँ पर 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, इनके पहले क्या हुआ कि 6 गेंदबाज थे जो 500 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। अगर दुनिया में हम बात करें तो सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में सबसे ऊपर है मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने 133 मैचों की 230 पारियों में 800 विकेट लिए हुए हैं। दूसरे नंबर पर आता है शेन वार्न का, जो ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर थे। इन्होंने 145 मैचों की 273 पारियों में 708 विकेट लिए हैं। तीसरा स्थान आता है भारत के अनिल कुंबले का, और 132 मैचों की 236 पारियों में इन्होंने 619 विकेट लिए हुए हैं। इसके बाद में जेम्स एंडरसन है, फिर ग्लेन मैकग्रा है, वॉल्स है, और इसके बाद में 7वें स्थान पर अब इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्राड आ गए हैं, जिन्होंने केवल 140 मैचों की 258 पारियों में क्या किया हुआ है, 501 विकेट हासिल कर लिए हैं। तो स्टुअर्ट ब्राड ने यह कारनामा किया किसके खिलाफ है, ये किया है वेस्टइंडीज के खिलाफ में, और इसी के साथ में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 2-1 से हरा करके इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। आपको ये चीज याद रखनी है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद में ये पहली सीरीज है क्रिकेट की जो खेली जा रही है किन्हीं दो देशों के बीच में। तो स्टुअर्ट ब्राड 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा किया है वेस्टइंडीज के खिलाफ। दुनिया के शीर्ष 3 गेंदबाज हैं मुरलीधरन, शेन वार्न और अनिल कुंबले, जिन्होंने 500 से ज्यादा विकेट लिए हुए हैं। अब 3-4 खबरें और इंपॉर्टेंट है जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आज है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस। आज ही के दिन वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वर्ष 2010 में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 2022 तक इनकी संख्या दोगुनी करने का संकल्प भी रखा गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के अनुसार दुनिया में अब सिर्फ 3,900 बाघ बचे हैं। इनमें से करीब 70% जो है वो भारत में हैं। 2019 में भारत में बाघों की संख्या 2,977 थी। इनमें से बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं दुनिया में बाघों की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और केवल 13 देशों में ही अब बाघ बचे हैं, और उन्हीं 13 देशों के साथ में भारत संपर्क करके उनको जो नीतियां हैं और जो तरीके हैं उनको साझा करना चाह रहा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 2010 में, जब रूस में एक आयोजित शिखर सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने की घोषणा की गई थी। मॉस्को ओलंपिक ने भारत में स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। इसके बाद से क्या हुआ था, भारत ने ओलंपिक में 1928 से 1956 तक लगातार स्वर्ण पदक जीते थे। तो 1928 से 1956 तक भारत ने जितने भी ओलंपिक हुए उनमें लगातार स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो IAEA जो है, इसका आज ही के दिन औपचारिक रूप से ये अस्तित्व में आ गई थी। जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इस 1957 में ये औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गई थी। 30 अक्टूबर 1956 को इस पर 80 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा को बढ़ाना और यह देखना है कि इसका उपयोग सैन्य हथियारों के लिए न हो। तो जो IAEA है यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका औपचारिक रूप से गठन हुआ था 1957 में। आगे देखें तो अब जो मैन बुकर प्राइज है, इस प्रतिष्ठित बुकर प्राइज के लिए क्या हुआ है कि अवनी को भी नामित किया गया, भारत की अवनी को नामित किया गया है, भारतीय मूल की ये हैं। तो प्रतिष्ठित जो बुकर प्राइज है 2020 के लिए 13 लेखकों की सूची में भारतीय मूल की अवनी दोषी भी शामिल हैं। इन्हें जो इनके पहले ही उपन्यास बर्न्ट शुगर के को लेकर के ये चर्चा में आ गई हैं। यह पुस्तक जो है ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था अवनी का, और ये फिलहाल रहती है दुबई में। अवनी ने अपने पहले उपन्यास के बारे में बताया कि यह भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के नाम से प्रकाशित हुआ था। अब इसे ब्रिटेन में बर्न्ट शुगर के नाम से रिलीज किया गया है। तो जो भारतीय मूल की अवनी दोषी हैं, इनको बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया है, और इनके उपन्यास का
नाम है बर्न शुगर, जो भारत में गर्ल इन व्हाइट कॉटन के नाम से रिलीज हुआ था, प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो आपको इनका नाम याद रखना है और इनके उपन्यास का भी नाम याद रखना है। क्या पता इन्हीं को बुकर प्राइज मिल जाए, तब तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और वैसे भी ये भारतीय मूल की है, तो ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही। आगे देख लेते हैं अब जो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश संस्करण है, इसमें छपी हुई प्रमुख खबरों में क्या कुछ है। तो दोस्तों एक खुलासा हुआ है कि देश के जो 3 टाइगर रिजर्व हैं, इनमें बागी नहीं बचे हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज वर्ल्ड टाइगर डे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि सहारनपुर में यूपी का चौथा बाघ अभ्यारण्य बनेगा। इसके अलावा जो यूपी का बहराइच जिला है, अभी जो आकांक्षी जिलों की सूची आई है उसमें वो तीसरे स्थान पर रहा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर है, छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले स्थान पर रहा है आकांक्षी जिलों की सूची में। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि सहारनपुर के जो यूपी का सहारनपुर है, यहाँ पर 33,000 हेक्टेयर में फैले शिवालिक वन क्षेत्र में चौथे बाघ अभ्यारण्य भारत का यहाँ पर बन सकता है। कमिश्नर की ओर से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड पर इसकी मुहर लगना बाकी है। सूबे में अगर हम बात करें यूपी में, तो हमारे यहाँ पर पीलीभीत में, दुधवा में और अमानगढ़ ये पहले से ही बाघ अभ्यारण्य। तो भारत में पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़ ये 3 बाघ अभ्यारण्य पहले से हैं। अगर अब ये सहारनपुर में बन जाता है तो ये हमारे यहाँ का चौथा बाघ अभ्यारण्य होगा। पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़, यूपी में पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़ ये 4 बाघ अभ्यारण्य हैं और सहारनपुर में अब चौथा बन सकता है। और जो यूपी का बहराइच जिला है आकांक्षी जिलों की सूची में तीसरे स्थान पर आया है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला रहा है इसमें शीर्ष स्थान पर। अब अगर हम देखें तो जो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने बताया कि मिजोरम के डंपा, पश्चिम बंगाल के बुक्सा और झारखंड के बेतला अभ्यारण्य में अब एक भी बाघ नहीं बचा है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की जो बड़ी आबादी है करीब 231 है। इसके अलावा जो बांधवगढ़ है हमारा, ठीक है, बांदीपुर है, नागरहोल है, मुदुमलाई है, काजीरंगा है, इन सब में 100 से ज्यादा बाघ हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुधवा, काना, ताड़ोप, सत्यमंगलम और सुंदरबन में भी 80 से ज्यादा बाघ थे। तो देश के जो 3 टाइगर रिजर्व है इनमें अब एक भी बाघ नहीं बचा है। वो कौन कौन से है? इसमें मिजोरम का डंपा है, पश्चिम बंगाल का बुक्सा और झारखंड का बेतला है। इन तीनों में अब कोई भी बाघ नहीं बचा हुआ है। और यूपी में चौथा जो टाइगर रिजर्व है वो सहारनपुर बन सकता है। पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़ ये पहले से ही 3 उत्तर प्रदेश में हैं। 11वीं सदी में कन्नौज के जो नरेश गोविंद चंद थे, इन्होंने अयोध्या के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया हुआ था। अभी राम मंदिर बन रहा है इसलिए ये खबर चर्चा में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए मैं वो आपको बता देता हूं। दोस्तों हुआ क्या है कि जो राम जन्मभूमि है वहां पर अयोध्या के मंदिरों का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में जो गढ़वाल वंश के नरेश थे गोविंद चंद, इन्होंने इनका जीर्णोद्धार कराया हुआ था। इनका कन्नौज सहित अयोध्या के अन्य भागों पर आधिपत्य था। इसका उल्लेख 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा के विध्वंस के बाद प्राप्त शिलालेख से हुआ है। यह शिलालेख उन्हीं के दूसरे गवर्नर आयुष चंद, जो कि प्रथम गवर्नर अनय चंद के भतीजे थे, ने लगवाया था। फिलहाल जनश्रुति यह है कि अयोध्या समेत राम जन्मभूमि का पुनरुद्धार उज्जैन नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। तो दोस्तों जो कन्नौज नरेश गोविंद चंद हैं गढ़वाल वंश के, एक वहां से शिलालेख मिला है इनके गवर्नर का आयुष चंद का, जिसमें यह बताया गया है कि इन्होंने अयोध्या का जो ये मंदिर था इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया हुआ था। तो गाइज आज था वर्ल्ड टाइगर डे। और वर्ल्ड टाइगर डे में क्या हुआ है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के अखबारों में तो आपने देख ही लिया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कितने सारे लेख और कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो छपी हुई हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी वो सारी की सारी खबरें मैंने आज आपको बता दी हुई हैं। उम्मीद है आज के सेगमेंट से आप सारी चीज़ों को इन डिटेल पढ़ लेंगे, रिपीट करके पढ़ लेंगे और सारी चीज़ों को आप ध्यान में अपने बना करके रखेंगे। नोट्स तैयार कर लीजिए, शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी, तैयार रहिएगा शाम को 8 बजे की लाइव क्लास के लिए। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।